हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। ज्वाइन करें प्लीज़ चैनल को जल्दी से आ जाइए। क्लास में 8 बज गए हैं। हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज करेंगे जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन। आज करेंगे सामान्य अध्ययन में हम पढ़ेंगे आज कुछ 25 क्वेश्चंस, केवल 25 क्वेश्चन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो जुड़ जाइए प्लीज़, 8 बज गए हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को, और प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संविधान सभा का गठन क्या गया था? तो जो है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था और किसने किया था? ये किया गया था माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, या फिर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, या क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था ए, बी, सी में से आंसर रहेगा बी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। बी आंसर रहेगा फ्रेंड्स इसका। और बी के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सन 1946 में, फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय जो है उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। किसने की घोषणा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऐसा घोषणा की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने जो है घोषणा की कि भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। कब? फरवरी 1946 में। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये कौन थे? भारत सचिव सर स्टैफर्ड ये थे हमारे जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जी थे, भारत के सचिव थे। और सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एवी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड व नौसेना मंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स। और इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे। जो ये मिशन था इसको एक विशिष्ट अधिकार दिया गया था, और इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करने के लिए था। तो केवल शांतिपूर्ण सत्ता, कैसी शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करने के लिए है जो है किया गया था। उपायों तथा संभावनाओं को तलाशना था। ठीक है, उपायों और संभावनाओं को भी तलाशना था इसका कार्य। तो ये हो गया फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन किया गया। और यह जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। और जो ये 3 थे ना, ये शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य कौन कौन से थे? ये थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, और कौन थे तीसरे? एवी अलेक्जेंडर थे। पीछे वाले नाम भी आप याद कर सकते हो, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे, और इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करने के लिए उपायों और संभावनाओं को तलाशना था। ये इसका उद्देश्य था। ये हो गया क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत जो हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को।
देख लेते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं की है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम विद डिटेल करेंगे ताकि अगर एक क्वेश्चन से रिलेटेड अगर दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए तो इजीली आप उसको सोल्व कर पाओ। तो इसीलिए मैं इनकी जो है डिटेल करवा रही हूँ साथ साथ। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत जो है संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया? संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया 44वें में, 43वें में, 42वें में, 48वें में। तो कौन से इसमें संविधान में से जो है संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में जो है संविधान अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ जाता है। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में जो है 1979 में जो है 1979 के दौरान संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 19 को मौलिक अधिकारों की सूची को हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 300A के अनुच्छेद के अंतर्गत इस संविधान के जो संपत्ति का अधिकार है इसको कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया 300A के अनुच्छेद के अंतर्गत। तो याद हो गया होगा, आई होप सो। तो एक बार और देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया? 44वें संशोधन द्वारा। और भारत के मूल संविधान के में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? अब 6 मौलिक अधिकार है हमारे। पहले 7 मौलिक अधिकार थे जिनमें से 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है वो हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। 1979 के दौरान संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इसको रख लिया गया। याद रखना है, कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत इसको रख लिया गया। 31 और 19 से इसको हटा दिया गया। किसने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ऐसा किसने बोला विद्रोह करते हुए कि जो राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार दिया गया है यह अधिकार जो है संविधान के लिए धोखा है, यह गलत बात है। तो यह इसका विद्रोह किसने किया? BR अम्बेडकर ने, KM नाम्बियार ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या हृदयनाथ कुंजू ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का KM नाम्बियार ने। ठीक है, KM नाम्बियार ने ऐसा बोला। KM नाम्बियार ने विद्रोह करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वह संविधान के लिए धोखा है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय वृत्त के सिद्धांत पर नगर कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रीय वृत्त मतलब ऐसे घर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या अफ्रीका में। तो केंद्रीय वृत्त के सिद्धांत के रूप में से जो है नगर कहाँ पाए जाते हैं? पाए जाते हैं अब अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में पाए जाते हैं। सी आंसर रहेगा इसका। अमेरिका में कैसे घर होते हैं? अमेरिका ऐसे नगर अमेरिका के शिकागो शहर में पाए जाते हैं। ऐसे जो नगर हैं अमेरिका में, ऐसे नगर कहाँ पर पाए जाते हैं? शिकागो शहर में पाए जाते हैं। कहाँ पर? शिकागो शहर में, अमेरिका के शिकागो शहर में ये इस तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं। और इस सिद्धांत को पार्क तथा वर्गेस ने दिया। ठीक है, पार्क तथा वर्गेस ने इसको दिया। उन्होंने बताया कि ऐसे नगरों का जो है विकास भीतर से बाहर की ओर वृत्त के रूप में होता है। भीतर से बाहर की ओर वृत्त के रूप में इसका जो है
विकास होता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स इसका हमारा फोर्थ का आंसर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले फ्रेंड्स हमने लुसेंट जीके की है, उसके हमने 10 पार्ट किए हैं, जो कि हमने हर एक पार्ट में 100 क्वेश्चन किए हैं। आप वो भी देख लीजिएगा, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके की, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जीके से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, हर एक एग्ज़ाम में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए वो भी पढ़ लीजिएगा। एक अलग से प्लेलिस्ट मैं उन 10 पार्ट्स की बना दूंगी ताकि आपको इजीली मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव वनों पर वैश्विक ताप मतलब जो ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है, ताप बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा? वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंग्रोव विशाल अक्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे? हाँ, अगर ताप ज़्यादा बढ़ेगा तो किससे बर्फ़ पिघलेगी तो ज़्यादा पानी हो जाएगा हर जगह, तो इसकी वजह से जलमग्न हो जाएंगे। ये मैंग्रोव विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे और कार्बन 6 के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। और बी और सी दोनों, तो इसका आंसर रहेगा बी, केवल बी आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या? मैंग्रोव विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? केवल 25 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें वीडियो में, क्योंकि मैं विद डिटेल करवा रही हूँ, तो इसलिए हमने कम क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपको किसी भी तरह से एग्जाम में पेपर में मिल जाए क्वेश्चन, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 6, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। मितव्ययिता मतलब मित्र है, परिस्थिति की अगर स्थायी रहती है परिस्थिति तो मितव्ययिता है, यानी मित्रतापूर्ण व्यवहार है। तो यह किस आंदोलन का नारा है? यह चिपको आंदोलन का है, नर्मदा बचाओ अभियान का है, या फिर एपिको आंदोलन का? इनमें से कोई नहीं। तो यह किसका नारा है? यह रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का रहेगा ए, चिपको आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह चिपको आंदोलन का नारा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलने से पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। चिपको आंदोलन जो है एक पेड़ों की कटाई को रोकने से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन था। जब पेड़ों की कटाई हो रही थी तो तब इस आंदोलन का जो है निर्माण हुआ था, जो कि 26 मार्च 1976 को हुआ। 26 मार्च चिपको आंदोलन हुआ, 26 मार्च 1976। याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है चिपको आंदोलन कब हुआ? 26 मार्च 1976। 26 मार्च 1976 को यह जो है आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, या केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, या प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह से उपभोक्ता है खाद्य श्रृंखला में मानव। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलने से पहले देख लेते हैं। उपभोक्ता जो है 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त स्तर है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण, सबसे ज्यादा पोषण कौन से स्तर को प्राप्त है? उच्चतम पोषण कौन से स्तर को प्राप्त है? शाकाहारी को, सर्वाहारी को, मांसाहारी को, अपघटक को। तो ना तो शाकाहारी के पूरे विटामिन प्रोटीन कंप्लीट होंगे, और ना ही मांसाहारी के, क्योंकि वो शाकाहारी नहीं होगा, मांसाहारी होगा। और सर्वाग्राही, जो कि शाकाहारी भी होगा और मांसाहारी भी होगा। सर्वाग्राही जो है पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त स्तर है सर्वाहारी को। क्या? सर्वाहारी
बीमारी को। ये हो गए अपने 8 क्वेश्चन फ्रेंड। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन क्या है? 9 क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, अंत तक जुड़े रहें वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9, धारणीय विकास। धारणीय विकास जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या औषधिक संसाधन या सामाजिक संसाधन? तो इसका क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? धारणीय विकास क्या है? यह है प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा हमारा प्राकृतिक संसाधन, बी रहेगा इसका आंसर, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन अभी देख लेते हैं धारणीय विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। प्राकृतिक संसाधन धारणीय विकास के तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य में आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग तथा उचित प्रबंधन करना। ये उसका कार्य है कि जो प्राकृतिक संसाधनों को बिल्कुल ध्यान से हम जितनी ज़रूरत हो केवल उतना ही प्रयोग करें और उचित प्रबंधन करें। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है, जो धारणीय विकास है, प्राकृतिक संसाधन धारणीय विकास है, इसमें क्या है, वर्तमान की आवश्यकताओं की तो पूर्ति करते ही हैं, उसके साथ साथ हम भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, सेविंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत कब की गई? यह की गई 1918 में, 1937 में, 1916 में, 1816 में। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 10th का आंसर रहेगा 1816 में। कब किया गया? 1816 में इसका आंसर रहेगा। 1816 में या 1916 में। उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्ता प्रशासन की शुरुआत कब की गई? यह की गई हमारी 1916 में। 1816 नहीं आएगा, इसका आंसर 1916 रहेगा। नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत की गई 1916 में। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल के नेपाल के रुक्कमकोट नामक स्थान से निकलती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के रुक्कमकोट नामक स्थान से निकलती है? बेतवा नदी, राप्ती नदी या केन नदी या टोंस नदी? तो इसका आंसर रहेगा राप्ती नदी है। यह नेपाल के रुक्कमकोट नामक स्थान से निकलती है और यह राप्ती नदी नेपाल के रुक्कमकोट नामक स्थान से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी है रोहिणी। इसकी मुख्य सहायक नदी क्या है? रोहिणी। राप्ती की रोहिणी मुख्य सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ और इसका नारा क्या था? तो वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ और इसका नारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या रहेगा हमारा? 1962 वन बचाओ। 1952 वृक्ष का अर्थ जल है और जल ही जीवन है। 1952 पर्यावरण है जो जीवन है। 1952 वृक्ष का अर्थ है जल और जल का अर्थ है रोटी और रोटी का अर्थ है या रोटी ही है जीवन। ये रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर रहेगा डी। 1952 वृक्ष का अर्थ है जल। यह वन महोत्सव कब प्रारंभ किया गया? 1952 में प्रारंभ किया गया और इसमें बताया गया वृक्ष का अर्थ है जल और जल का अर्थ है रोटी। वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी का अर्थ है जीवन। रोटी का अर्थ है जीवन। ये रहेगा इसका आंसर वन महोत्सव
इसका कब जो है प्रारंभ हुआ और इसका नारा क्या था? तो ये था इसका नारा और 1952 में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलने से पहले वन महोत्सव का आरंभ 1952 में हुआ और इसका प्रमुख नारा था वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित कथनों में राज्य कथनों पर प्रकाश विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से राज्य कथनों पर प्रकाश और विचार कीजिए। महोबा जिले के करहर कला में जो है 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। महोबा जिले के करहर कला में 10 मेगावाट भारत का सोलर पावर पॉइंट लगाया गया। क्या लगाया गया? सोलर पावर पॉइंट लगाया गया। सिंचाई के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1830 में पूर्वी यमुना शुरू हुई थी। तो 1930 में ये देख लेते हैं। सिंचाई के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1830 में पूर्वी यमुना नहर का निर्माण हुआ। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम सोनभद्र के नलकूप की शुरुआत हुई। सोनभद्र के नलकूप की शुरुआत 1930 में नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रदेश का पहला मेगावाट क्षमता का जो है प्लांट बाराबंकी के संडोली गांव में स्थापित किया गया। तो प्रदेश का पहला मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बाराबंकी के संडोली गांव में स्थापित किया गया। यह 1 2 3 या 1 2 4 1 2 3 4 या 1 4 या 2 3 4 क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा रहेगा पहला भी ठीक है। महोबा जिले के करहर कला में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर पॉइंट लगाया गया, ये ठीक है। सिंचाई के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1830 में पूर्वी यमुना नहर का निर्माण हुआ सन 1830 में। ये भी हमारा कौन सा? बी भी हमारा ठीक है। और सी देख लेते हैं। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम सोनभद्र के नलकूप का निर्माण हुआ, ये गलत है। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम मेरठ के नलकूप का निर्माण हुआ था। सोनभद्र के नहीं, मेरठ के नल का निर्माण हुआ था, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट प्रदेश का पहला मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बाराबंकी के संडोली गांव में स्थापित किया गया, ये वाला ठीक है। 1 2 3 4 ठीक है। अब देखो इसका 3 का आंसर क्या है। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम सोनभद्र की जगह मेरठ से नलकूप का निर्माण हुआ। ये हो गए फ्रेंड्स हमारे कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, केवल 25 क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। रामलीला किसका सुप्रसिद्ध चित्र है? तो रामलीला किसका सुप्रसिद्ध चित्र है? भवानी चरण का, ललित मोहन सेन का, अब्दुल समद का, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा भवानी चरण रामलीला किसका सुप्रसिद्ध चित्र है? यह है भवानी चरण का सुप्रसिद्ध चित्र है रामलीला का। और भवानी चरण अब्दुल समद के चित्र गुलशन चित्रकारी में संकलित है। किस में संकलित है? गुलशन चित्रकारी में संकलित है। भवानी चरण जो है यह अब्दुल समद के चित्र गुलशन चित्रकारी में संकलित है। अब्दुल समद के चित्र याद रखना है, भवानी चरण भी और अब्दुल समद भी। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में असत्य कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा असत्य है? ए राज्य पक्षी सारस इस समय संकटग्रस्त श्रेणी में है, बिल्कुल सही बात है। राज्य पक्षी सारस इस समय संकटग्रस्त है। संपूर्ण विश्व का 40% उत्तर प्रदेश में ही सारस मिलते हैं। तो ये 15 जो है हमारा क्या है? सही है। आगे देखते हैं। वर्ष एशिया तथा भारत का सबसे बड़ा बिजली
लोकोसेड मुगल सराय में है। तो एशिया और भारत का सबसे बड़ा बिजली लोकोसेड जो है मुगल सराय में है, ये भी ठीक है। वाराणसी के नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग का कॉलेज स्थित है। तो वाराणसी में जो है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग का जो है कॉलेज स्थित नहीं है। यहाँ पर क्या है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज वाराणसी में नहीं है, आगरा में है। कहाँ पर है, आगरा में है, वाराणसी में यह नहीं है। आगरा में यह स्थित है, यह वाराणसी में नहीं है। तो ये वाला हमारा सी आंसर रहेगा इसका। वाराणसी में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग का कॉलेज स्थित नहीं है, यह आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सुमात्रान अमूर जिसे बोलते हैं साइबेरियन में, मलयान अमाय और इंडो चाइनीज दक्षिणी चीन की जो खबरों में दिखाई गई हैं ये देखे गए हैं। तो ये किसकी प्रजातियां हैं, बाघ की प्रजातियां हैं या प्रवासी पक्षी हैं या फिर कछुए हैं या इंडोनेशिया द्वीप में जनजातीय समूह है। तो इसका क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा ए, ये बाघ की प्रजातियां हैं। नाम आपको याद रखने हैं, सुमात्रान अमूर, मलयान अमाय और इंडो चाइनीज, ये सारे के सारे बाकी प्रजातियां हैं। ये रहेगा 16 का आंसर हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, जल्दी से कर लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 25 क्वेश्चंस आज मैंने रखे हैं क्योंकि हमने डिटेल में भी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। किस राज्य ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया, क्या। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो किस राज्य ने किया है, ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो, यह जागरूकता अभियान किसने शुरू किया है, हिमाचल प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने या अरुणाचल प्रदेश ने या फिर झारखंड ने। तो क्या इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा पश्चिमी बंगाल ने शुरू की है। किसने शुरू किया, पश्चिमी बंगाल ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय पशु कल्याण कहाँ स्थित है, भारतीय पशु कल्याण कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, भोपाल में, चेन्नई में, देहरादून में। तो भारतीय पशु कल्याण कहाँ स्थित है, यह है हमारा, इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ पर है, चेन्नई में। भारतीय पशु कल्याण कहाँ स्थित है, यह है हमारा चेन्नई में। भारतीय पशु कल्याण है हमारा चेन्नई में। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई में स्थित है और भी इसका मुख्यालय हरियाणा के सीकरी के वल्लभगढ़ में आ गया है। पहले ये चेन्नई में था, अब हरियाणा के सीकरी के वल्लभगढ़ में यह आ गया है। सीकरी के वल्लभगढ़ में जो पशु कल्याण है यह आ गया है, पहले था यह चेन्नई में, याद रखना है। इसका मुख्यालय अब हरियाणा के सीकरी के वल्लभगढ़ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 19, लाल पांडा परियोजना किस वर्ष शुरू हुई गई, यह किस वर्ष शुरू हुई, लाल पांडा परियोजना कब शुरू हुई, 1995 में, 1996 में, 1997 में, 1994 में। तो इसका आंसर रहेगा 1996 में लाल पांडा परियोजना शुरू हुई। 1996 में लाल पांडा परियोजना शुरू हुई, याद रखना है, 1996 में लाल पांडा परियोजना शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, फाकीम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो फाकीम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, याद रखना है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा नागालैंड। तो यह है फाकीम वन्य जीव अभ्यारण्य है नागालैंड में, फाकीम वन्य जीव अभ्यारण्य है नागालैंड में, फाकीम। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व बैंक, WEF या फिर IMF या फिर UNCTAD। तो क्या रहेगा इसका आंसर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, WEF। कौन जारी करता है, WEF विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर
जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है? वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच WEF, याद रखना है WEF। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हम जीके की क्लास करते हैं 8 से 8:40 के बीच में, और हमारी 3 से 3:30 के बीच में साइंस की क्लास रहती है। आप उस पर भी प्लीज़ आया करें, उस क्लास को भी ज्वाइन करें। हमारे चैनल को अगर अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डेली हम साइंस कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज में आपको इजी रहेगा। हम 30+ क्वेश्चन आंसर रखते हैं हर एक वीडियो में, तो प्लीज़ उस क्लास को भी ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? डेली का अगर आप 30 मिनट देते हो साइंस को तो मुझे नहीं लगता कि साइंस कहीं से भी बाहर से आ जाएगी। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, न्याय और समानता के साथ क्या? न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? यह 8वीं, 10वीं, 9वीं, 7वीं, तो इसका आंसर रहेगा 9वीं पंचवर्षीय योजना का यह लक्ष्य था कि न्याय और समानता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है? क्या भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है, लेकिन घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है? इसका क्या तात्पर्य है? भारत ने जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है, लेकिन घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है? ए, भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार हैं, लेकिन जो है सभी घरों में पहुंच से बाहर है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या बढ़ रही है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता घट रही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा कि जो भारत ने है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तो हासिल कर ली, लेकिन घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि वह जो है हर एक घर तक नहीं पहुंचा पा रहा है। भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार हैं, लेकिन वह सभी घरों में पहुंच से बाहर है। ये रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। 24 क्वेश्चन क्या है? 24 क्वेश्चन है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो प्लीज वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से, एडम स्मिथ से, या फिर नकर्से से, या फिर एडम स्मिथ से। तो इसका आंसर रहेगा निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित नकर्से से। तो इसका आंसर ये रहेगा आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में असमर्थ है। तो सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो ऐसा कौन सा है? विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, या फिर जीवाणु, या बैक्टीरियोफेज। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा? माइक्रोप्लाज्मा। इसका रहेगा आंसर हमारा बी, माइक्रोप्लाज्मा। ये हो गए अपने 20 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच वीडियो में अपना समय देने के लिए, और आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। और मैं आपको फिर से बता देती हूँ, याद करा देती हूँ, भूलना नहीं आपको। यहाँ हमारी क्लास होती है 3 से 3:30, साइंस की क्लास रहती है डेली प्रीमियर रहता है, और 8 से 8:40 का प्रीमियर रहता है हमारा यहाँ इसका जीके का डेली। ठीक है फ्रेंड्स। और इससे पहले लुसेंट जीके हमने रिसेंटली कवर की है, जिसमें हमने 1000 क्वेश्चन किए हैं, डेली 100 क्वेश्चन किए हैं। उसकी प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूंगी, तो आपको इजी रहेगा ढूंढने में, और वो क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चंस प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।
बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।